हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रेयांश राज एंड एवरीबॉडी वेलकम टू दिमागी कजर्स यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के आपकी क्लास जो है वो उसमें 20 प्रश्न रहेंगे, तो आप लोग समझ ही होंगे कौन सी क्लास है। आज की क्लास काफ़ी खास है क्योंकि आज पहली बार आपकी इंग्लिश की क्लास होने जा रही है। क्योंकि इससे पहले जो है जो है मेरे को नहीं लगता कि हुई होगी। अगर हुई होगी तो शायद मैं भूल चुका हूँगा, मतलब कि मैं भूलता नहीं हूँ, बट कोई कोई ऐसी बात होती है ना कि आजकल ऐप के बारे में मैंने बताया है ना, ऐप आजकल ऐप के चलते स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, ऐप का चलता है, उस वजह से ज़्यादा काम हो जा रहा है, इस वजह से हो जा रहा है, वरना नहीं होता है। ठीक है सॉरी फ्रेंड। तो ऐप की वर्किंग में मेरे को भी काम करना पड़ रहा है ना टीम के साथ साथ, तो इस वजह से वीडियो कंटेंट भी तैयार करो एंड ये भी करो, इस वजह से हो जाए फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास इंग्लिश के। टॉपिक क्या आएगा? टॉपिक आपका रहेगा लैंग्वेज कंपैरिजन। लैंग्वेज कंपैरिजन जो है वो आज आपका टॉपिक रहेगा। कौन सा आज आपका टॉपिक रहेगा? लैंग्वेज कंपैरिजन। लैंग्वेज कंपैरिजन आज आपका टॉपिक होगा। यहाँ पे आपका ये इंग्लिश कंपैरिजन है जो कि हिंदी में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। हिंदी में आपको इंग्लिश कंपैरिजन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रेटजी भी बता दूँ, ये सब जो है स्ट्रेटजी फॉर रीडिंग एंड सॉल्विंग, ये सब को ध्यान में से हटाइए। हिंदी में पढ़े को भी ध्यान में से हटाइए, सिर्फ इंग्लिश कंपैरिजन को अपने ध्यान में रखिए। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है हम लोगों का बैंक की परीक्षा हो या IAS बैंक एग्जाम हो या IAS एग्जाम की IAS एग्जाम की इंग्लिश को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। बैंक की जो एग्जाम होते हैं या IAS का, उसकी इंग्लिश को जो है निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है, जो मैं बताने वाला हूँ। पहले कंपैरिजन में बांटा जाता है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। दूसरा स्पोर्टिंग एरर, तीसरा सेलेक्टिंग करेक्ट सेंटेंस, चौथा सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस एंड सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस पैराजम्बल्स, वोकैबुलरी, fill in the blanks with suitable word, preposition, conjunction, punctuation, extra, synonyms और antonyms। ठीक है, ये synonyms antonyms आप 3 क्लास में इंग्लिश ग्रामर में पढ़े होंगे फ्रेंड्स। क्या वोकैबुलरी आपको पढ़े ही होंगे, preposition, conjunction, punctuation, ये सब भी पढ़े ही होंगे। suitable word वाला सब छोड़े ही हम फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए कि अक्सर जो एग्जाम्स होते हैं उसमें कंपैरिजन के सवालों से एग्जाम के ऐसे फ्रेंड्स जो परीक्षार्थी होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, उनके पसीने छूट जाते हैं, मतलब उनको नहीं आते हैं। ठीक है, कंपैरिजन में 4 तरह की समस्याएं प्रॉब्लम आती है। कंपैरिजन जो होता है इसमें 4 टाइप्स की प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, ये है इसका लेंदी होना, टफ वोकैबुलरी और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, देखिए सवालों का लेंथी होना, रीडिंग इंग्लिश कंपैरिजन स्ट्रेटजी फॉर लेंथी इंग्लिश कंपैरिजन। ठीक, कभी कभी जो है दुर्भाग्यवश हम लेंथी कंपैरिजन के चक्कर में फंस जाते हैं। यानी कभी कभी जो कैंडिडेट्स होते हैं वो लेंथी कंपैरिजन के चक्कर में फंस जाते हैं। वे इतने लेंथी होते हैं कि यदि हम उसके हर लाइन को गंभीरतापूर्वक पढ़ने लगे तो इंग्लिश सेक्शन के अन्य सवाल हमसे छूट जाएंगे या बाकी के बच्चे क्वेश्चंस को हमें हड़बड़ी में बनाना पड़ेगा, जिससे गलतियां होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, वो इतने लेंथी होते हैं ना कि यदि उसके हर लाइन को गंभीरता पूर्वक पढ़ने लगेंगे तो इंग्लिश सेक्शन के जो बाकी का क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे। ठीक है, या बाकी के जो बच्चे क्वेश्चन है उनको हड़बड़ी में बनाना पड़ेगा, जिससे मिस्टेक्स होने की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कोई कहता है कि पहले क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद पूरे पैसेज को पढ़ो, तब अधिक समझ में आएगा। 2 है, कोई कहता है कि पैसेज जल्दी से पढ़ने का अभ्यास करो। कैट या अन्य MBA
की तैयारी वाले स्टूडेंट्स से कुछ सीखो जो एक नज़र में पैसेज पढ़ डालते हैं ठीक है। देखिए, पर सच्चाई इन सबसे परे है। ठीक है, सच्चाई यह कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। सच्चाई यह है ना, पर सच्चाई इन सबसे परे है। सच्चाई यह है कि इंग्लिश कंपैरिजन को सॉल्व करने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, आप देखिए, अब सुनिए ये बात। फर्स्ट स्टेप देखिए। फर्स्ट स्टेप, जब आपके सामने एक लंबा चौड़ा कंपैरिजन पड़ा हो तो सबसे पहले आप नज़र दौड़ा ले कि उस पैसेज में कितने पैराग्राफ्स हैं। ठीक है, जब कोई आपके कैंडिडेट्स के सामने आपके सामने लंबा चौड़ा कंपैरिजन पड़ा हो तो सबसे पहले आप नज़र दौड़ा ले कि उस पैसेज में कितने पैराग्राफ्स हैं। ठीक है, ये इस पर नज़र दौड़ा ले। ठीक है फ्रेंड्स, यही आपका टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक आपका ये है, ये आपका टॉपिक है। इसके बाद क्वेश्चन होगा जो आपका हो रहा है अभी, कंपैरिजन, इंग्लिश कंपैरिजन, यही आपका टॉपिक है आज का। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपको हर पैराग्राफ के शुरू के 2-3 वाक्य और अंत के एक वाक्य को जरूर पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद देखिए, कैंडिडेट्स आपको हर पैराग्राफ के शुरू के 2 से 3 सेंटेंस और अंत के एक सेंटेंस को जरूर पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, ऐसा करने में आपको अधिक से अधिक 1.5 मिनट लगेगा। ऐसा करने में आपको अधिक से अधिक 1 मिनट और 30 सेकेंड लगेगा। पर आपको 1 मिनट 30 सेकेंड के टाइम में सामने दिए गए पैसेज की थीम और कंक्लूजन जो है, थीम ऑफ पैसेज एंड इट्स कंक्लूजन का पता लग जाएगा। ठीक है, पूरा पैराग्राफ पढ़ना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है, यानी कि आप लोग पूरा अगर पैराग्राफ पढ़ोगे तो ये अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। ठीक है, कहावत भी है। ठीक है, देखिए, A comparison passes from a previous year question of CAT। CAT का ये मैं दिखा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का कंपैरिजन पैसेज। ठीक है, देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का CAT का कंपैरिजन पैसेज दिखा रहा हूँ। देखिए, उसी से दिखा रहा हूँ, उसी से। ठीक है, election year or no election year, prices of essential commodities are rising sharply. This is in spite of the year having a second good monsoon in succession. The wholesale price index, which stood at 156.8 on 1 अप्रैल 1989, has risen to 167.7 by 16 सितंबर 1989, a rise of nearly 7% in 6 months. So, primarily article and manufactured products rose by 7.7% and 7.6% respectively. The rise in prices of sugar, edible oils and tea is alarming to say the least. The price increase in sugar is so phenomenal that it leaves a bitter taste. Wholesale price have shot up from Rs 700 a quintal last year to Rs 1,100 a quintal. At a major trading center up by 57%, retail prices have risen even more. Tea prices have gone 40% in the last 6 months. The story is the same for commodities like pulses, meat and other household items. In India, the prices of essential commodities rise because of excessive demand pull and that of luxury items because of cost push. Sometimes government policy misfire commodities and hoarded and sold in the black market, all of which aggravate the price instability. The official reason for the, देखिए, इतना बड़ा मतलब आपके पैराग्राफ यहाँ पे पैसेज आपका यहाँ पे इतना बड़ा पूछ रहा है, इतना बड़ा दिया हुआ है पैसेज। आप लोग देख सकते हो, पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, बस दिखा दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो पढ़ दिया था, तो आप लोगों ने अब देख ही लिया होगा कितना बड़ा पैसेज यहाँ पे रहा है। पैसेज आपका कितना बड़ा है। देन आप देखिए, नीचे देखिए, अब हम स्टेप 1 के अनुसार हर पैराग्राफ के शुरू और अंत के 2-3 लाइन्स को हाईलाइट करेंगे। देखिए, अब हम लोग स्टेप 1 जो था उसके अनुसार हर पैराग्राफ के शुरू और अंत के 2 से 3 सेंटेंस को हाईलाइट करेंगे। ठीक है, देखिए, पहले हम लोग हाईलाइट यहाँ से शुरू के 2 से 3 लाइन आप लोग हाईलाइट कीजिए और लास्ट के यहाँ पे 1 लाइन हाईलाइट कीजिए, यहाँ से यहाँ 1 लाइन हाईलाइट कीजिए। ठीक है, हाईलाइट करेंगे। आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं,
बस आपको समझाने के लिए हाईलाइट कर रहा हूँ। आपको जो है हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए जो है नीचे में हाईलाइट किया हूँ, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। अब मेरा प्यार आपको पूरे कंपैरिजन रीडिंग के बचाना है और आपके समय को बर्बाद करने से रोकना है। हाईलाइट करने के बाद हम स्टेप 2 के लिए जंप करेंगे। मेरा जो है, मैं आपको कंपैरिजन रीडिंग से बचाना है, ठीक है, और आपके समय को बर्बाद करने से रोकना है, ठीक है, इसलिए हाईलाइट करने के बाद हम लोग स्टेप 2 के लिए जंप करेंगे। उसके बाद तो यहाँ पे फर्स्ट शुरुआत का लाइन ये देखिए, ये पहले लाइन कीजिए। यहाँ पे आपका एक लाइन, यहाँ से मैंने 2 लाइन उठा लिया। सेंट्रल ईयर और नो इलेक्शन ईयर प्रेजेंट स्टेटल कम्युनिटीज आर राइजिंग फैक्टली, एक लाइन। दिस इज इन स्पाइट ऑफ द ईयर हैविंग अ सेकंड गुड मॉनसून इन्फेक्शन, 2 लाइन हो गया। उसके बाद ये द राइस इन प्राइस ऑफ शुगर, edible oil and tea is alarming to say the least. The price increase in sugar is so phenomenal that it leaves a bitter taste. ठीक है, यहाँ पे आपका एक लाइन ले लिया, नीचे में आपका एक लाइन ले लिया, उसके नीचे में आपका जो है 2 लाइन ले लिया, उसके नीचे में जो है आपका 2 लाइन ले लिया, ठीक है, उसके नीचे में आपका एक लाइन ले लिया, उसके नीचे में आपका एक लाइन, फिर उसके नीचे में आपका एक लाइन, उसके नीचे में एक लाइन, उसके नीचे में एक लाइन, ठीक है। जिस सेंटेंस में ज़्यादा डाटा हो, परसेंटेज या ऐसा कुछ आंकड़ा फिगर हो, तो उसे इग्नोर कर दीजिए, ठीक है, इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि आंकड़ों के संबंधित प्रश्न कम ही आते हैं, ठीक है। अब हम सेकेंड स्टेप की ओर रुख करेंगे। अब हम लोग सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं। दूसरे स्टेप में अब हम सीधे क्वेश्चन पर जंप करेंगे। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पर जंप करेंगे। क्वेश्चन में कुछ खास कीवर्ड्स की फ्रेज होते हैं, ठीक है। कीवर्ड अर्थात ऐसे वर्ड जो उस क्वेश्चन में सबसे खास है और वे वर्ड जरूर पैसेज में कहीं ना कहीं छुपे हैं। यदि एक वर्ड खास लगे तो उसको हम नाम देंगे कीवर्ड। कोई वर्ड अगर हम खास लगे तो हम लोग उसको क्या नाम देंगे, हम लोग नाम देंगे कीवर्ड। यदि एक से अधिक वर्ड खास लगेंगे तो उनको हम क्या नाम देंगे, की फ्रेज। अगर एक से ज़्यादा वर्ड खास लगेंगे तो उसे हम लोग की फ्रेज नाम देंगे, ठीक है। यदि हमें एक क्वेश्चन में एक से अधिक की फ्रेज नजर आए तो हमें उन्हें मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में रखेंगे, ठीक है। यदि अगर हम नहीं समझे, आप नहीं समझे ना, इसे विस्तार से समझाता हूँ, इसे विस्तार से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ऊपर दिए गए कंपैरिजन, इंग्लिश कंपैरिजन पैसेज से निकले इस क्वेश्चन को देखिए। The incredible rise on the price of sugar will be avoided if A. There was a rise in the production of sugar. B. The government imported sugar earlier. C. The people consumed less sugar. Or D. There was a ranging in sugar distribution. The incredible rise in the price of sugar could it be avoided if. पहले यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन में ऐसा किसके बारे में पूछा जा रहा है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, शुगर, चीनी। यह वर्ड यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट लग रहा है क्योंकि सारा क्वेश्चन उसी पर टिका है, इसलिए इसे हम अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। प्राइज, ठीक है, प्राइज, क्योंकि यह वर्ड चीनी के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी महत्ता, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस स्वयं बढ़ जाती है। अब हम यहाँ इतना जान गए कि यह क्वेश्चन प्राइस ऑफ चीनी से रिलेटेड है, पर अभी और कुछ जानना है। आखिर इस क्वेश्चन में प्राइस ऑफ चीनी से रिलेटेड पूछा क्या जा रहा है। राइस यानी उगना, यह है तीसरा इम्पोर्टेंट वर्ड। इससे पता चल रहा है कि ज़रूर इस क्वेश्चन में चीनी के प्राइस में उगने के बारे में पूछा जा रहा है। अवॉइडेड, यह चौथा इम्पोर्टेंट वर्ड है जिसमें
उगना इन प्राइस ऑफ चीनी को अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है। और चूंकि क्वेश्चन के अंत में इफ लगा है तो क्वेश्चन में उगना इन प्राइस ऑफ चीनी को कैसे अवॉइड किया जाए उसका सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। यदि इसके बदले बिकॉज वर्ड रहता तो हमें पाते कि इस क्वेश्चन में उगना इन प्राइस ऑफ चीनी का जो है कारण पूछा जा रहा है, सॉल्यूशन नहीं। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन में कीवर्ड्स पाया, चीनी, प्राइस, उगना, अवॉइड, ठीक है। मगर इन कीवर्ड्स को देखने से ही पता लग रहा है कि चीनी, प्राइस, उगना ये 3 वर्ड दिए गए पैसेज में तो हो सकते हैं, मगर अवॉइड वर्ड शायद ही इस पैसेज में हो या उसके बदले कोई और वर्ड हो या लेखक के लिखने का स्टाइल ही ऐसा कुछ हो जिससे लगेगा कि उगना ऑफ चीनी प्राइस को अवॉइड किया जा सकता है। इसलिए हम सिर्फ चीनी, प्राइस, उगना इन 3 शब्द को ब्रेन में रखकर जल्दी से उन सेंटेंस पर नज़र दौड़ाएंगे जिसको हमने ऊपर हाईलाइट किया है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप। सेकंड पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ में उगना इन प्राइजेस ऑफ चीनी लिखा है, मगर ऐसा कुछ नहीं लिखा जिससे पता चले कि हाउ इट कैन बी अवॉइडेड, ठीक है। फोर्थ पैराग्राफ में, चौथे पैराग्राफ में शार्प उगना इन द प्राइस ऑफ चीनी लिखा है और साथ में कारण भी लिखा है, इसलिए जरूर यही कहीं उत्तर है, ठीक है। अगले लाइन में द डिले इन इम्पोर्ट्स वॉज प्रमोटेड बाई द ऑप्टिमिज्म दैट शुगर प्रोजुकेशन वुड टच अ न्यू हाई ऑफ 10.2 मिलियन टन दिस ईयर। चाहे आप इस पूरे 13 सेंटेंस का मतलब समझे या नहीं, आप अब गेस करने लायक हो गए हैं कि आंसर उत्तर इन्हीं 2 लाइन इन में है। डिले इन इम्पोर्ट्स का अर्थ देर इन का अर्थ आयत में देरी। अब ऑप्शन बी देखिए, जहां लिखा है इफ बी, मतलब इफ ही लगे बी लिखा है द गवर्नमेंट इम्पोर्टेड शुगर ईयरलियर, ठीक है। यदि सरकार शुगर पहले इंपोर्ट कर लेती तो शायद शुगर का प्राइस नहीं बढ़ता। एक हिंदी मीडियम छात्र ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही सोच सकता है, पर यहाँ इतना ही काफ़ी है। हमें उत्तर मिल चुका है। आप सोच रहे होंगे कि इतना प्रोसेस कौन फॉलो करे, मगर विश्वास कीजिए आप, ठीक है। धीरे धीरे अभ्यास से यह सब आप बहुत जल्दी करने लगेंगे और आपकी आंखें पैसेज में सिर्फ वही ढूंढेगी जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, ठीक है। स्लैश क्वेश्चन, द पैसेज probes deeply into the matter of a rise in price of sugar and edible oil hint। याद कीजिए टी के बारे में भी जिक्र है। बी सरप्लस प्रोजुकेशन ऑफ ग्रेन्स, सिर्फ ग्रेन्स के सरप्लस के बारे में नहीं दिया गया है, बाकी चीज़ें भी हैं। सी प्रोजुकेशन शॉर्टफॉल, पैसेज में प्रोजुकेशन फॉल के अलावा सपोर्ट प्राइस का भी जिक्र है। डी राइस इन प्राइस ऑफ ऑल इंसिडेंटल कमोडिटीज। सो इसमें आपका आंसर होगा डी जो दिया है, यानी कि राइस इन प्राइस ऑफ ऑल इंसिडेंटल कमोडिटीज, ठीक है। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो इतना बड़ा आपका टॉपिक यहाँ पे है। आखिर यहाँ पे आप लोग देखिए कि आपका टॉपिक कितना बड़ा है। हम लोग देखेंगे
यहाँ तक हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं तरफ और देखते हैं। और देखा जाए तो अब है द प्राइस ऑफ कमोडिटीज हैव बिकम अनस्टेबल इन 1989 बिकॉज ये 1989 वाज एन इलेक्शन ईयर। हिंट, पैसेज के पहले लाइन से ही पता चलता है कि इलेक्शन ईयर चाहे रहे या न रहे इन्फ्लेशन मौजूद है, इसलिए या आंसर नहीं हो सकता। बी ऑफ द होल्डिंग ऑफ कमोडिटी एंड सेलिंग इन द ब्लैक मार्केट। हिंट, तीसरे पैराग्राफ के दूसरे लाइन में कमोडिटीज आर होल्डेड एंड सोल्ड के बारे में लिखा है, मगर याद रखें आगे के पैराग्राफ में प्राइस इंस्टेबिलिटी के अन्य रीजन भी दिए गए हैं। सी ऑफ प्रोजुकेशन शॉर्टफॉल। हिंट, प्रोजुकेशन शॉर्टफॉल की ई फ्रेज फोर्थ पैराग्राफ में है और पैसेज के अंतिम लाइन में भी, मगर याद रखें आगे के पैराग्राफ में प्राइस इंस्टेबिलिटी के अन्य रीजन भी दिए गए हैं। डी ऑफ बैड गवर्नमेंट पॉलिसीज। हिंट, बैड गवर्नमेंट पॉलिसीज की फ्रेज थर्ड पैराग्राफ में है, मगर याद रखें आगे की पैराग्राफ में प्राइस इंस्टेबिलिटी के अन्य रीजन भी दिए गए हैं। ई ऑफ एक्सेसिव डिमांड पुल। हिंट, डिमांड पुल की फ्रेज थर्ड पैराग्राफ में है, मगर प्राइस इंस्टेबिलिटी के अन्य रीजन भी दिए गए हैं। एफ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ऑप्शन आर राइट। हमारा एफ सही है, लेकिन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन जो है ऑप्शन सही है, राइट है। 2 टफ वोकेबलरी टिप्स एंड स्ट्रेटजी ऑफ रीडिंग इंग्लिश कंपैरिजन विच इज फुल ऑफ टफ वोकेबलरी। ठीक है, वोकेबलरी की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ वोकेबलरी का समाधान निम्नलिखित प्रकार से संभव है। देखिए ये है 1 नंबर दिया हुआ है, रोज नए नए वर्ड्स से भिड़ना। आप फिरोगे तभी जब कुछ पढ़ोगे। आपको मैगजीन, इंग्लिश पेपर रोज पढ़ने का प्रैक्टिस करना होगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, चाहे आप कोई भी अखबार पढ़ो, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, यू नीड, हिंदुस्तान टाइम्स एक्स्ट्रा। बहुत लोग पूछते रहते हैं कि कौन सा अखबार पढ़ूं। तो देखिए भाई, आप कोई सभी अखबार पढ़ो, ठीक है, सब आपको लाभ ही देंगे, फायदा ही देंगे, ठीक है। सेकंड नंबर, कोई भी सेक्शन पढ़िए, स्पोर्ट्स संबंधित अच्छा लगता है तो स्पोर्ट्स पढ़िए, सिने जगत, मूवीज़ एक्स्ट्रा से पढ़िए, पॉलिटिक्स पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। थर्ड, जब भी नया वर्ड मिले उसको एक नोटपैड, वर्कशीट और नोटपैड में उतार ले, ठीक है। और नोटपैड, वर्कशीट और नोटपैड में उतारने के बाद डिक्शनरी उल्टे, उसका मतलब देखें, ठीक है। मतलब देखने के बाद उस वर्ड से अपना एक सेंटेंस बनाने का प्रयास करें, चाहे सही चाहे गलत, पर नए वर्ड से जब आप एक सेंटेंस स्वयं का बनाओगे तो वह सेंटेंस आपका अपना होगा, क्योंकि आपने उसे बनाया है, तो आपको वह वर्ड लॉन्ग टर्म में याद रहेगा। ठीक है। 6, वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए वर्ड्स के रूट शब्द को जानना अच्छा रहता है, मगर इसके लिए बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। रूट वर्ड क्या है, आइए इसे थोड़ा समझे। देखिए यहाँ पे आप दिया हुआ है कि रूट, इधर मीनिंग अदर, यहाँ पे आप बता नहीं रहा हूँ, अब आप लोग देख लीजिए। सही हो फ्रेंड, आप लोग देख लो। आप देखिए हर अंग्रेजी शब्द का एक रूट शब्द होता है जो अधिकतर लैटिन, ग्रीक लैंग्वेजेस से बना होता है। जैसे एक्वेटिक, एक्वेरियम में रूट शब्द एक्वा है, जिसका अर्थ पानी है, जल है। इसलिए जो भी अंग्रेजी शब्द जिसमें एक्वा रूट शब्द जुड़ा हो उसका अर्थ वाटर से रिलेटेड ही होगा। इसी तरह हजारों उदाहरण रूट शब्द उदाहरण है। यह बुक जो नीचे दी गई है रूट शब्द को समझने के लिए एक विश्वसनीय बुक है, ठीक है। उसके बाद आप लोग थर्ड नंबर देखिए, कॉम्प्लिकेशन सेंटेंस। यह जो मैंने यहाँ पे लास्ट में बताया बुक वाला, इसको आप लोग नत मानिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको नत मानिएगा। चलिए अब थर्ड देखते हैं। थर्ड नंबर है
complex word sentence. Tips for understanding. टिप्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपका टिप्स दिया हुआ है. टिप, कभी कभी सेंटेंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स वाक्य मिल जाते हैं. इसके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के वाक्य को आप तभी समझ पाओगे जब आप रोज रोज इंग्लिश न्यूज़पेपर मैगजीन से भिड़ोगे. हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है क्लूज़ को समझने में. ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया नहीं था. टिप्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इन गिवन इंग्लिश कंपैरिजन. क्लूज़ को समझने में. क्लूज़ वैसे छोटे सेंटेंस होते हैं जो किसी सेंटेंस के बीच में घुसे रहते हैं. जैसे, क्या आपने उस बॉय को देखा है जो ब्लू शर्ट पहने हुए हैं. इस सेंटेंस में सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या आपने उस बॉय को देखा है जो ब्लू शर्ट पहने हुए हैं. यह एक क्लूज है. ठीक है, जैसे ऊपर दिए गए कंपैरिजन में देखिए. The wholesale price index, which stood at 156.8 on 1 April 1989, has risen to 167.7 by 16 September 1989. तो फ्रेंड, मैंने जो ऊपर देखे बोला था, नीचे था, चला गिरा सकते हैं. इसमें which stood at 156.8 on 1 April 1989 एक क्लूज है जो सेंटेंस है, जो वाक्य में जुड़ा हुआ है. यदि हम क्लूज को हटा दे तो वाक्य में बचेगा. The wholesale price index is rising to 167.7 by 16 September 1989. यह वाक्य अपने आप में पूरा है. यदि आप इतना भी पढ़ ले तो आप जान जाइएगा कि यह सेंटेंस क्या कह रहा है. मगर क्लूज के साथ पढ़ने में कभी कभी सर चकरा जाता है, क्योंकि क्लू से वाक्य को लंबा बना देते हैं. वे इम्पोर्टेंट जरूर होते हैं, मगर एक बार बिना क्लूज के वाक्य को पढ़ लेने से कम वाक्य का अर्थ पता लग जाता है. ठीक है, इसी कंपैरिजन से दूसरा एग्जाम्पल लीजिए. It was only in June that the government, waking up at last, decided to import 5 lakh ton of sugar. Ton of sugar. पढ़ते हैं. Ton of sugar. इसमें waking up at last एक क्लूज है, जिसके बिना भी सेंटेंस को समझा जा सकता है. खैर, देखिए, ये अभी ये आपका कभी ये जब आप सीख लोगे तभी मेरे को लगेगा कि मेरा प्लान सही है, इम्प्लीमेंट करोगे. ठीक है. सब्सक्राइब करते रहिए. आगे भी मैं सब्सक्राइब करते रहिए. आगे भी मैं वीडियोस बनाता रहूँगा. ठीक है फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं हम लोग. अब अपने किस चीज़ की तरफ बढ़ेंगे? अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. आपका क्वेश्चन फर्स्ट आया है स्क्रीन पे. आपके ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट आया है. Which one of the following words is most opposite in meaning to the word descend? Para 3 as used in the passage. 1 hovered, B zoom, 3 flow और 4 ascend. ठीक है. तो फ्रेंड, ये कुछ अलग है. इसमें आपको बिना पैसेज पढ़े आंसर्स देने हैं, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. ठीक है, देख लेते हैं आगे की तरफ. सो फ्रेंड्स, ये आपका इसमें 4 नंबर से हो जाएगा एशिंग. ठीक है, बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ से. यह आपका सेकेंड क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे. सेकेंड क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस? ऑलमोस्ट. ठीक है,
ऑलमोस्ट ओवरवेट न्यू ग्रेस स्प्रिंग अप, ठीक है। देखिए 1 एडजेक्टिव, 2 एडवर्ब्स, 3 प्रीपोजिशन और 4 प्रोनाउन आपका 2 से हो जाएगा, यानी कि एडवर्ब, ठीक है। बढ़ते हैं, ये आपका क्या था। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन जो है वह स्क्रीन पे लोड हो गया। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस contains an error? He knew A that he will be go back C on he promise और D। तो हम लोग का यहाँ पे सी हो जाने वाला है कौन सा, यहाँ पे हम लोग का सी हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि डी, ये वाला कि एरर, ये वाक्य एरर कंटेंट कर रहा है। डैट ही विल, ये वाक्य जो है एरर कंटेंट कर रहा है, आपका 4 नंबर से हो जाएगा। बी जो है एरर कंटेंट कर रहा है। बढ़ते हैं हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आगे का यहाँ पे पूछ रखा है। चौथा क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? 1 द sweltering heat comes to an end, 2 the damp earth releases sweet fragrance, 3 there is rainfall everywhere, और 4 new grasses spring up। तो आपका 1 सही है, the sweltering heat comes to an end, ठीक है। बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन। आपका 5वां क्वेश्चन आ गया है, ये है आपका 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है, द अर्थ डज नॉट लुक ब्लैंक बिफोर द ऑनसेट ऑफ द मूनसून। 1 डस्टी, 2 टीयर, 3 क्रैक्ड और 4 ब्राउन। आपका 4 से हो जाएगा, लग भी रहा था और यही है 4 ब्राउन, ठीक है। आपको लग रहा होगा, मुझे तो पता नहीं था फ्रेंड्स, मैं अपना नहीं बोला था, ठीक है। चलिए देखते हैं, द अर्थ डज नॉट लुक ब्राउन बिफोर द ऑनसेट ऑफ द मूनसून, ठीक है। 4 आपका सही है। बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन आपका ये है आपका 6th क्वेश्चन है। देखिए 6th क्वेश्चन पूछ रखा है, चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड टू द फर्स्ट रेन्स ऑफ समर बाय 1 रनिंग एंड प्लेइंग इन द रेन, 2 सिंगिंग सॉन्ग, 3 गिविंग शॉट्स ऑफ जॉय, 4 फ्लोटिंग गैपर बोर्ड्स इन वाटर। तो आपका सी हो जाने वाला है कौन सा ऑप्शन, आपका सी हो जाने वाला है 1 नंबर, यानी कि रनिंग एंड प्लेइंग इन द रेन। चलिए बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स अब आपका 7th क्वेश्चन लोड हो चुका है स्क्रीन पे। 7th क्वेश्चन है, द teeny spring issuing from the rock is heated by 1 brushes and clipper, 2 tall grass, 3 thick moss और 4 matted hair fab। तो आपका 4 से हो जाएगा, यानी कि matted hair fab। बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन की तरफ। आपका 8 क्वेश्चन है, to become part of a river, a giant drop has to suffer a lot to merge its identity, 3 have a lot of strength और 4 depend on external forces। तो हमारा इसमें से हो जाने वाला है आपका 2 नंबर, आपका सी होगा merge its identity। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है, which of the following words is most similar in meaning to the word pounding as used in para 2 of the passage? 1 palpitating, 2 sinking, 3 shaking और 4 benumbing। तो हमारा 1 नंबर सही है palpitating। palpitating जो आपका 1 नंबर आपका सी है palpitating। चलिए बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। देखिए 10th क्वेश्चन पूछ रखा है, अब हमारा 10th क्वेश्चन पूछ रखा है, ये हम लोग का है 10th क्वेश्चन, जो कि है नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन लाइंस 3 and 4। 1 मेटोनॉमी, 2 एलिस्ट्रीन, 3 स्मील और 4 स्मील और 4 पर्सोनिफिकेशन। तो हम लोग का 4 नंबर से ये हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। चलिए बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स देख लीजिए, आपका 11th क्वेश्चन पूछ रखा है। 11th क्वेश्चन पूछा है, आइडेंटिफाई एंड नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन पोएम आर मेड बाय फूल्स लाइक मी। 1 स्माइल, 2 हाइपरबोल, 3 मेटाफोर और 4 पर्सनिफिकेशन। यही वाला है 4 नंबर वाला, इसमें भी 4 नंबर में दिया हुआ है, उसी में पर्सनिफिकेशन। तो आपका 2 नंबर सही है, अभी आप लोग समझ गए होंगे 2 नंबर आपका सही है हाइपरबोल। बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन आपका पूछ रखा है यहाँ पे, ये आपका 12th क्वेश्चन है जो पूछ रखा है, द वर्ड माउथ इन लाइन 3 रेफर्स टू द ब्लैंक ऑफ द ट्री। 1 ट्रंक,
2 रूट्स, 3 क्रून और 4 ब्रांचेस। तो आपका 2 नंबर सही है, यानी कि रूट्स 2 नंबर सही है। द वर्ड माउथ इन लाइन 3 रेफर्स टू द रूट्स ऑफ द ट्री। चलिए अब ये आपका हो गया। बढ़ते हैं हम लोग अपने 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न पूछ रखा है कि 13वां प्रश्न है The tree presses its mouth against the sweet earth flowing breeze to 1. Draw inspiration from it. 2. Express its love for it. 3. Express its gratitude to it. और 4. Draw sustenance from it. तो हमारा 4 सही हो जाएगा, draw sustenance from it। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम लोग अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये आपका 14वां प्रश्न है, ठीक है। देखिए द ट्री प्रेस टू गॉड बाई 1 प्रोड्यूसिंग फ्रूट एंड फ्लावर, 2 प्रोवाइडिंग शेड टू ट्रेवल, 3 स्विंगिंग इट्स ब्रांचेस, 4 लिफ्टिंग ईयर आर्म। तो हमारा 4 सही है, यानी लिफ्टिंग ईयर आर्म। ट्री जो है वो गॉड से प्रे करता है अपने आर्म को, अपने बाजू को लिफ्ट करने के लिए। बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रखा है आप लोगों का यहाँ पे। Which of the following statement is not true in the context of the poem? 1. The tree allow birds to build their nest in it. 2. It live closely with rain. 3. The tree welcome the shrew on its bosom. Or 4. The tree symbolizes strength and stability. तो हम लोगों का 15वां आपका हम लोग का 4 नंबर सही है, यानी कि द ट्री सिंबलाइज स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी आपका सही है। चलिए बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। देखिए 16वां जो प्रश्न है, 16वां प्रश्न आपका पूछ रखा है स्टूडेंट ऑफ क्लास the student of class 4 is having some problem in writing. She may have 1 dyslexia, 2 dyslexia, 3 dyslexia और 4 dysgraphia। तो इसमें हमारा 4 से हो जाएगा dysgraphia। चलिए एक सेकंड फ्रेंड्स। देखिए 17वां प्रश्न यहाँ पे आपका पूछ रखा है It is specific the rules which govern arrangement the word into phrases, clues and sentence. 1 syntax, 2 cohesion, 3 discourse और 4 semiotics। का फर्स्ट नंबर सही है syntax, ठीक है। syntax आपका फर्स्ट नंबर ठीक सही है। चलिए आगे देखते हैं। सिंपली 18th क्वेश्चन जो है वो है आपका 18th क्वेश्चन स्क्रीन पे है। A teacher of class 6 has left the classroom objects such as blackboard, door, window, fan, table, chair, etc. in different language: Hindi, English, Urdu, Sanskrit, etc. Here the classroom as a whole. 1 is focusing on 3 languages. Formula 2 is a rich resource for promoting multilingualism. 3 is learning through grammar translation method. 4 is creating a language confusion in सस्पेक्ट गलती से बोलिए। चलिए आगे देखते हैं। इज क्रिएटिंग ए लैंग्वेज कन्फ्यूजन इन स्टूडेंट्स से आपका 2 नंबर सही है। इज अ रीच रिसोर्स फॉर प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने 19th क्वेश्चन की तरफ। 19th question है the assignment process not only as a student learning but also as a teacher teaching process. This statement is 1 partially right, 2 baseless, 3 fully wrong और 4 fully right। So friends इसका आंसर होगा 4+1, यानी कि 4 या तो fully right या तो partially right, ठीक है। 4 सॉरी फ्रेंड्स मेरे को पता था, मैंने गलती से कर दी। चलिए आगे तक देखते हैं। इसमें आप लोग 4 भी आंसर, आप लोग कोई भी आंसर लिख सकते हो। 1 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो। कोई का मतलब मेरा ये नहीं था कि चारों लिख सकते हो, मतलब 4 या 1, पार्टियली राइट या फुली राइट, इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। 4 या 1, पार्टियली राइट, फुली राइट, इन दोनों में से कोई सा भी आप लोग लिख सकते हो, दोनों सेम ही है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चन एंड 20 क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं। 20 question है the language which is learned from environment without any explicit teaching is 1 third language, 2 school language,
3 फर्स्ट लैंग्वेज और 4 सेकेंड लैंग्वेज। तो आपका 2 एकदम सही है, यानी कि सॉरी फ्रेंड, 2 आपका सही नहीं है, 2 नहीं, आपका 3 सही है, फर्स्ट लैंग्वेज। फ्रेंड आप लोग 2 को नत मानिएगा, 2 को आप लोग जो है नत मानिए, आपका आंसर होगा 3। 3 जो है 3 नंबर आपका आंसर है, 3 आपका आंसर है। 2 नंबर को मत मानिएगा, 3 नंबर आपका आंसर है, 3 नंबर आपका 3 नंबर आंसर है, 2 को मत मानिएगा, 3 आपका आंसर है। 2 को मत मानिएगा, 3 आपका आंसर है। देखिए 2 को मत मानिएगा, 3 आपका आंसर है। ठीक है, तो आपका 3 नंबर आंसर है फर्स्ट लैंग्वेज, 3 नंबर फर्स्ट लैंग्वेज आपका आंसर है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू। और कमेंट करना फ्रेंड्स ना भूलिएगा, यहाँ से कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।